बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और मेरी लिस्ट में मौजूद जो अगला नाम है वो है आसिफ इकबाल मिर्जा का। अभी यहाँ पर तबसरा पेश कर रहे थे और मैं चाहूंगा कि आप आए वो और अपनी तकलीफ पेश करें। बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, मीडियम अफसाना है जो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो। उन्वान है दहशत। यूं तो मेरा मुंबई कम ही जाना होता है क्योंकि वहां की भागम भाग और मसनूई जिंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। रिश्तेदारान भी मुलाकात होते ही बस एक ही सवाल करते हैं, कब आए, कब जाओगे। इस सवाल से बचने के लिए रिश्तेदारों से भी कम ही मुलाकात करता हूँ और जल्द अपना काम निपटा कर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। 26/11 के दहशत गर्दाना हमले के बाद एक अहम काम के सिलसिले में मुंबई जाना हुआ। मुंबई सेंट्रल पर अंधेरी जाने के लिए मैं लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक पुलिस के एक दस्ते ने गोया ट्रेनों का इंतजार कर रहे मुसाफिरों पर हमला कर दिया और हर किसी के सामान और बैग की तलाशी लेने लगे। ऐसा लग रहा था कि गोया उन्हें उन मुसाफिरों में अब भी किसी अजमल कसाब की तलाश थी। आईडी चेक की जा रही थी, नाम पूछा जा रहा था, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, ये क्या है, डिब्बे में क्या है, कागजात किस चीज के हैं, पानी की बोतल में किस तरह का महलूल है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के बगैर सर पैर के सवालात दागे जा रहे थे। इन बेजा सवालात से जान छूटी तो अंधेरी जाने वाली ट्रेन आ गई। मैं उसमें सवार हो गया। ट्रेन में भी पहले से ही काफी भीड़ थी। उनमें नौकरी पेशा लोग ज्यादा थे, कुछ बाहर के लोग भी मालूम होते थे, मगर ज्यादातर मुकामी मुंबई वासी थे जो रोजाना की तरह अपने हिस्से की माशी जंग लड़ने के लिए घरों से निकल खड़े हुए थे। सबके चेहरे मुस्कुराहटों से आरी एक अजीब से तनाव से पुर और दहशत ज़दा से थे। मैं एक आहनी डंडे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जहां नशिस्त खाली होती मुसाफिर फौरन बैठ जाते। ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से चल रही थी और स्टेशन आते ही धीमी हो जाती तो पुराने मुसाफिर उतर जाते और नए मुसाफिर चढ़ जाते। ऐसे में मुझे भी एक नशिस्त मिल गई। मैं भी अपना बैग अपने जानों पर रखकर बैठ गया और भाग के मुसाफिरों के चेहरों से उनकी कहानियां पढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरे बाजू में एक नौजवान था और उसके बाजू से एक बूढ़ा। दोनों बाप बेटे थे और मराठी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों और कपड़ों से वो मुतवस्सित तबके के मालूम हो रहे थे। अगले स्टेशन पर वो दोनों खड़े हुए। मेरे बाजू में खड़े मोटे से एक नौकरी पेशा शख्स ने मुझे खिड़की के करीब वाली नशिस्त की तरफ होने का इशारा किया ताकि वो भी बैठ सके। मैं खिड़की की तरफ हो गया तब मुझे नशिस्त के कोने में गत्थे की एक थैली नुमा पोटली से नजर आई। मैंने वहां से उठकर जाने वाले बूढ़े से कहा, बाबा आपका सामान। नौजवान और बूढ़ा पलट गए। नहीं, ये हमारा सामान नहीं है, बूढ़े ने कहा और दोनों बाप बेटे फौरन नीचे उतर गए। सामान। ट्रेन में खड़े हुए तमाम लोग दहशत ज़दा से हो गए। वहां से उठ जाओ, मोटे से शख्स ने मुझे मशवरा दिया और खुद भी खड़ा हो गया। ये सामान किसका है? एक शख्स ने बाआवाज बुलंद पूछा, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद पूरा कंपार्टमेंट में चाय मुहैया से शुरू हो गई। फिर एक सवाल ने सर उभारा, इस पोटली में क्या है? एक नौजवान ने तो गोया अपने कई मुसाफिरों के शक की तस्दीक कर दी, इसमें बम है। यह खबर भी किसी बम की तरह ही थी। लोग उस जगह से दूर होने लगे। मुझे भी मेरे खैर ख्वाह मोटे से शख्स ने खींचकर इस जगह से दूर कर दिया। ये लावारिस सामान है और यकीनन बम है। इस ख्याल के आते ही मुझ पर भी कुछ लम्हे के लिए खौफ की एक लहर सी उठी, मगर जल्द ही मैं नॉर्मल हो गया। कुछ लोग वहां से उठकर जाने वालों पर शक जता रहे थे। अब क्या किया जाए? पुलिस को इत्तला दी जाए, मगर पुलिस भी तो अगले स्टेशन पर ही आएगी। तब तक कुछ हो गया तो मुसाफिर दहशत ज़दा से अपने बचाव के लिए जितना दूर हो सकते थे हो गए। सबकी नजरें कोने में रखी उस छोटी सी पोटली पर थी जो बकौल उन लोगों के बड़ा धमाका कर सकती थी। हो सकता है उनकी सोच 99% सही थी, मगर 1% वाला ख्याल मेरे जहन में बिजली सा कूदा। उस पोटली में बम ना हुआ, कुछ और भी हो सकता है। ये सोचकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे अच्छी तरह याद है उस मोटे से शख्स ने मुझे बाजू से पकड़कर आगे बढ़ने से रोका था, मगर मैं आगे बढ़ता गया। मुसाफिरों के चेहरे मजीद खौफजदा हो गए। चीख और पुकार शुरू हो गई।
बहुत से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए और मुख्तलिफ ओट में छुपकर मुझे कोठली की तरफ बढ़ने से रोकने लगे। कई मुसाफिरों ने अपने हाथों से अपने कानों को ढांप लिया। वो सब एक धमाके के मुंतजिर थे। मैंने डरते डरते कोठली को हिलाया। वो कदरे हल्की थी। मैंने उसे एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे खोलकर अंदर झांका। अंदर एक न्यूज़पेपर में कुछ लिखता हुआ नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला। वो बाजरी की 2 रोटी थी जिस पर हरी मिर्च की चटनी थी, जिसे आम फहम ज़बान में ठेसा कहा जाता है। मैंने हाथ हवा में लहराया। इसमें रोटी है, मैंने तेज आवाज में कहा। तमाम लोगों के खौफजदा चेहरों पर कतरे सुकून आ गया और वो सब मेरे करीब आ गए ताकि अपनी आंखों से मेरी इस बात की तस्दीक कर सकें। कुछ मुसाफिर मुस्कुराने भी लगे। मैंने मोटे शख्स की आंख में आंसू देखे, मगर मैं उन आंसुओं का मफहूम समझ नहीं पाया। अचानक कहीं से एक मफलुकुल हाल बूढ़ा मेरे करीब आया और उसने वो रोटी और थैली गोया मेरे हाथों से झपट ली। ये मेरी रोटी है, ये मेरी है। उसने अपना सामान अपने सीने से लगाया और आगे बढ़ा। लोग उसे जाने के लिए रास्ता देने लगे। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा और सोचने लगा, आजादी के इतने सालों बाद भी हमारा मुल्क माशी तौर पर आज भी उसी मुकाम पर लड़खड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल मिर्जा साहब ने अपना अफसाना यहाँ पर पेश किया। उन्वान था दहशत। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें अपनी इजाजत। अफसाने को रावी ने जो लिखा है, सबसे पहले तो उन्वान जो है पूरा मुकम्मल होता है, दहशत। और जो बॉम्बे की ऐसी पेशकश आपने बताई है कि मेरे ख्याल से सभी गए, वो मंजर सामने आ जाता है। और वो 26 का जो हम लोग मैंने देखे कि कभी ये दहशत होती थी, किसी चीज़ से हम चोट खा ले। जैसे हमारे वालिद बहुत मारते थे तो हम लोग शरारती भी वैसे थे, मगर घर में अगर एक भाई चिल्ला देना अब्बा आ रहे हैं तो सीधा उधर सब सट हो जाते थे। तो वो जो सामान नजर आया कि जब एक वारदात होती है तो कोई दूसरा सामान अगर लावारिस मिल जाए, मैं यकीन से बोल रहा हूँ, जब आपने वो शुरू किया, वो गठरी देखी, तो हकीकत में ये पहली मरतबा सुना। मेरा ख्याल था कि रोटी निकले या रोटी हो जाए, ऐसा रोटी हो जाए या इनको रोटी लाना चाहिए, मैंने बीच में सोच रहा था। मगर मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि मैं तो अफसाना लिखा नहीं, वो सलाहियत नहीं, मगर शायरी के एतबार से मैं अफसाने को जो आपने बयान किया है कि जो लोग के चेहरे पे जिद्दोजहद की रोज़ की तरह रोटी के लिए, वो चीज़ वहाँ पे एक लफ्ज़ लाता है कि लोग अपनी रोटी के लिए इधर उधर आते जाते हैं और ये जो वारदात होती है। मैं अगर वो गठरी खोलता कि वो गठरी खोला और उसमें रोटी निकली तो शायद मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ। ये मेरी अपनी सोच है। बाकी बहुत अच्छा है आपके लिखने का कमाल, बहुत अच्छा लिखा आपने, दिल से होगा। अफसाना जो था आसिफ इकबाल मिर्जा था, वो रवायती अंदाज में था, साथ ही उसमें जो जिस अंदाज से उन्होंने इब्तिदा की, एक तजस्सुस था उसमें, मगर जब वो आगे बढ़ा, उसका सफर जब जारी हुआ तो उसमें बाकायदा जो है वो समझ में आने लगा क्या हो। ये अफसाने को मजरूह करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अफसाना निगार जो है वो चाबुक दस्ती और बरजस्तगी कायम नहीं रख सकता, और यहाँ से जो है वो अफसाना खुल जाता। तो रोटी का जो मामला है, और ये ऐसा कई बार आ चुका, ये तख़य्युल जो है कोई नया नहीं है, तो कई अफसानों में, कई फिल्मों में, मंजरनामों में बयान। मैं अफसाने के ताल्लुक से इतना ही कहूँगा, अफसाना जो फुसू से बना है, फुसू नहीं है, क़ुव्वत मुतख़य्यला के ज़रिए जो है वो तश्कील दिया जाता है, और उसमें कुछ तामीरी ज़हन कार फरमा काम करे तो अच्छी बातें जो है उसके हवाले से उससे तवज्जुह से पेश की जा सकती है। इस अफसाने को बस एक अच्छी कोशिश करार दी जा सकती है।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब जो है बहुत कोहना मश के मंजिल में फनकार है, तो वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नया जो है नया ख्याल और नया फन लाए और कोशिश करेंगे कि उससे मजबूर न होने पाएगा, खासतौर पर उनसे अच्छी उम्मीदें और वापस और कोई सामान अगर तबसरा करना चाहें कभी मुस्लिम साहब। बाकी साहब कि मैं अफसाना तो नहीं हूँ, शायरी के ताल्लुक से, लेकिन मुझे कोई शायरी के ताल्लुक से शेर हुआ नहीं। लुत्फ हारूनी साहब का एक शेर है, ये अपनी मोहम्मदिया मस्जिद की पैदली पे ऐसे एक बॉक्स को मिला, सब पूरे गाँव में मच गया मेरे बाप गाँव में, पुलिस आई इस पर सब उसको ले गए, बाद में बोल दिया उसमें कुछ नहीं था। लुत्फ हारूनी साहब ने बड़ी अच्छी गजल लिखी, इसमें शेर था, मचा देता तबाही कम नहीं था, मचा देता तबाही कम नहीं था, मुहाफिज कह रहे हैं बम नहीं था, मैं कैसे देखता वो खूनी मंजर, मेरी आंखों में इतना दम नहीं था। लुत्फ हारूनी साहब। आसिफ इकबाल मिर्ज़ा साहब के ऊपर बहुत सख्त तनकीद कर चुका हूँ, लेकिन यकीन जानिए ये अफसाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर गले ज़बान में बयान बोलो, और उन्होंने जो दहशत का वो जो माहौल बनाया है वाकई में होता है ना, क्योंकि अभी जो इतना खतरनाक बम ब्लास्ट हुआ और ये हुआ जो भी है हादसा, उसके बाद से लोगों के अंदर तो खास तौर पर मुंबई में बहुत ज़्यादा दहशत थी और अभी भी होगी। तो वो एक टोटली लावारिस देखकर इतनी तौर से इंसान वहाँ दहशत में आ जाएंगे, यार ये क्या। उन्होंने बहुत अच्छी थे, आपने एक बात बहुत अच्छी लगी कि कम से कम कोई ऐसा मर्द तो था जो दहशत और वो उसको किनारे रखकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस कोठी तक पहुंचा, उसे खोल कर देखा। बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। किसी को शक हो जाएगा उसमें बम है, वो कहाँ को जाएगा वहां पर, वो तो भागेगा, भाग अपनी जान थोड़ी दाव पे लगाएगा। तो वो आदमी अपनी जान दाव पर लगा के वहां गए। और एक मोटा आदमी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि भाई सबके चेहरे पर सुकून आया कि भाई रोटी है, लेकिन वो मोटे आदमी की आंख में आंसू, यही है ना, बहुत मानी रखता है वो। उसको समझना चाहिए कि यार भाई वो मोटा आदमी इन्हें उस शुक्राने के आंसू दे उसके आदमी कि यार सबकी दहशत को खत्म किया यार, बड़ा भारी काम किया। तो देखो ये 5 चीजें ऐसी होती जो उसका जो रहता है पसमंजर में रहता है, तो समझना पड़ता है कि भाई ये क्या है, उसके आंख में आंसू क्यों आते। बहरहाल कलामी जी को बहुत अच्छा लगा कि आप भी अपना जो देश है वही पुराने दौर में चल रहा है, तो यानी वो नहीं हो, यहाँ के लोग बदले नहीं हो। बहुत अच्छा है, बेहतरीन अफसाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने बचपन से अपने बचपन से हाशमी आवाज़ में आसिफ इकबाल मिर्ज़ा को पढ़ते आ और उनके अफसाने जब नशिस्तों में शरीक हुआ तो अफसाने भी सुने, पढ़े, देखे और उनके बाद भी मिसाल के तौर पर अजमत अहमद, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, कुरैशी ज़ैद हैदर, मुश्तबा ज़ैद, तनवीर अशरफ और भी नए बच्चों के नाम जो उम्र में उनसे आगे या और कम, उनके अफसाने। तो वहाँ जो इर्तिका नज़र आ रहा है, मौज़ूआत में जो तनव्वुर नज़र आ रहा है, जो तजुर्बात नज़र आ रहे हैं, वो आसिफ इकबाल मिर्ज़ा के यहाँ पर नज़र नहीं है। वो जो एक रिवायती डगर पर चल रहे हैं, बस उसी डगर को पकड़ करके कोई प्रोग्रेस उनके उस्लूब में कहो, मौजू में कहो, टेक्निक में कहो, फन में कहो, नज़र नहीं आता। जैसा कि अभी कहा अलीम ताहिर साहब ने कि कोहना मश्क है, वाकई कोहना मश्क है।
तो उनको कुछ तजुर्बात करने चाहिए, रिवायत से हट करके जो चीजें हैं। एक अफसाना कितनी सारी टेक्निक है उसकी, अलामती अफसाना है, तजरीदी अफसाना है, तमसीली अफसाना है और भी बहुत सारे। तो एक जो डगर पे वो चल रहे हैं उससे उनको हटना चाहिए। दूसरी चीज कि इस अफसाने में उन्होंने जो लिखा हुआ है कि मसनूई जिंदगी, बंबई की जिंदगी मैं समझता हूँ मसनूई जिंदगी नहीं है, वो तो एकदम नेचुरल जिंदगी है। सुबह उठना और पेट की आग बुझाने के लिए अपने आप को जो है आग में झोंक देना। लोकल ट्रेन जो वो आग से कम नहीं होगी, तो वो मसनूई जिंदगी हरगिज नहीं है, वो तो बिल्कुल नेचुरल जिंदगी है। एक जुमला शुरू में इन्होंने लिखा हुआ है कि मसनूई जिंदगी। और उसके बाद का जो अगला सवाल है कि कब आए हो और कब जाओगे, ये सवाल अब सिर्फ मुंबई तक या बड़े शहरों तक महदूद नहीं रह गया है। हम मालेगांव में रहते हैं, हमारे दोस्त अहबाब आते हैं, मिसाल के तौर पे अजमत इकबाल सर है, अभी मैं उनसे मिलूंगा तो खैर खैरियत के बाद अगला सवाल यही होगा कि सर कब रवानगी है। तो ये तो एक कॉमन चीज हो गई है। यहाँ पर इस चीज को किसी और अंदाज से जो है वो पेश कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि पुलिस के दस्ते ने ट्रेनों का इंतजार करते हुए मुसाफिरों पर हमला कर दिया। एक कोना मश्क कलमकार कहो, अफसाना निगार कहो, उसका लफ्जों का इंतखाब क्या होना चाहिए। हमला मुनासिब लगता है। अजमल कसाब ने भी हमला किया और पुलिस भी हमला कर रही है, फर्क तो समझ रहा है। दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, पुलिस भी हमला कर रही है, तो यहाँ पर लफ्जों का इंतखाब जो है वो दुरुस्त तो नहीं है। पुलिस ने धावा बोल दिया, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर सामान की चेकिंग जो है, जो भी चीजें हुई वो सब ठीक है। उसके बाद नौकरी पेशा लोग थे और कुछ बाहर के थे। अब ये खुद बाहर से गया हुआ है, इसने लिखा है जो रावी है कि मैं कभी कभी जाता हूं, तो इसको कैसे अंदाजा हुआ कि कुछ नौकरी पेशा है और कुछ बाहर के लोग हैं, इसको कैसे अंदाजा हुआ। सारे में कुछ ना कुछ उसकी हिंट होना चाहिए थी। और हर कोई दहशत ज़दा था और अजीब तनाव था उनके चेहरों पर। ऐसा नहीं होता। एक वक्त था, उसके बाद से मुंबई की जिंदगी रवा दवा हो गई। अभी कुर्ला का हादसा पेश आया, लेकिन आप दूसरे दिन देखो मुंबई थमती नहीं है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल रहा हूं, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए मुंबई रुकती नहीं है, थमती नहीं है। तो ये अपनी जान को हथेली पर लेकर के जा रहे, लेकिन वो तनाव में नहीं होते। उसको क्या चाकर मानिया बोलते हैं मराठी में, उसको जो रोजाना के मुसाफिर होते हैं, तो ताश खेलते रहते हैं वहां बैठकर। उनकी बोगी फिक्स होती है, उनकी सीट फिक्स होती है, वहां तनाव नहीं होता है। टेंशन सिर्फ एक बात का होता है कि जिस ट्रेन से मुझको जाना है, जो मेरी रूटीन है, वो ट्रेन मिल गई बस, फिर उनका सारा टेंशन खत्म हो जाता है कि मैं अपने वक्त पर दफ्तर पहुंच जाऊंगा, मेरी छुट्टी नहीं लगेगी, मेरी ताखीर नहीं होगी, मेरी पेमेंट नहीं कटेगी। अगर वो टेंशन में रहेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे का वन साइड का सफर होता है। क्या बोलते हैं उसको, इधर से लोग जाते हैं कहां से, स्टेशन के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो वो टेंशन वाला मामला नहीं रहता। और 3 मुसाफिर नहीं बैठते हैं, 3 मुसाफिर मीर नाग ने लिखा है, उनका अफसानवी मजमुआ है, क्या है, 34 सीट का मुसाफिर। इसी लोकल पर लिखा है उन्होंने 34 सीट का मुसाफिर। मुंबई लोकल में कभी भी 3 मुसाफिर नहीं बैठते, बनी होती है सीट 3 के लिए, लेकिन वो चौथे की जगह खुद से बनाते हैं। और अगर नहीं बनाते तो चौथा खुद से अपनी जगह बना लेता है कि भाई थोड़ा सा सर को मुझको बिठाओ, चाहे वो एक पैर पर ही बैठे, लेकिन वो जगह बना लेते हैं। उसके बाद आगे जो है वो दहशत बता रहे हैं कि खाली पोटली है। अब लोकल में इतनी भीड़ है, इतना रश है, और उनको पूछने का मौका भी मिल रहा है कि बाबा ये तुम्हारी पोटली है,
और बाबा जो इतने इत्मीनान में ये जवाब भी दे रहे हैं कि ये मेरी है, तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो लोग लोकल में सफर किए वहां तो हवा से हवा छिलता है। मैं खुद जो है उतर रहा था कुर्ला स्टेशन पर, मेरा बैग फंस गया तो मैं विद्या विहार पहुंच गया वापस चढ़ करके ट्रेन में। तो इतना रश होता है जब पीक आवर्स आप बता रहे हैं, तो ये चीज जो है वहां पर नहीं होती। दूसरा, आप कंपार्टमेंट बता रहे हैं, रेलवे में जो कंपार्टमेंट होता है लोकल में, वो मेल और एक्सप्रेस की जगह के जैसा नहीं होता, वो पैक होता है। एक एक बोगी पैक होती है, दूसरी बोगी से कोई उसमें आ नहीं सकता। तो दूसरी तरफ से कोई आ गया या कोई चला गया। आखिर में आपने बताया कि वो एक ज़ईफ जो शख्स जो है वो आया और उसने कहा कि ये मेरी है, ऐसा नहीं है। और आप दहशत ज़दा बता रहे हैं 26/11 के बाद का, और वो बम देख करके वो बोगी में रुके हुए हैं वो लोग। तो ये बात तो काबिले कबूल नहीं मालूम मुझे। कौन रुकेगा बताओ ना? अभी यहाँ मालूम पड़ जाएगा यहाँ बम है तो हम रुके रहेंगे क्या स्टेशन आने तक? चालू ट्रेन में से लोग कूद जाएंगे, जंजीर खींच करके उतर जाएंगे। वहां मौजूद है बम, उनको यकीन किया गया, एक आदमी ने तस्दीक भी कर दी, और उसके बाद भी सब रुके हुए हैं, और एक आदमी जा भी रहा है उसको खोलने के लिए, और वो मोटा सा जो शख्स है वो उसको रोक भी रहा है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए कि ऐसी चीजें जो है वो नहीं होना चाहिए। हर एक चीज जो है उसका जवाब उसके अंदर होना चाहिए। रोटी है, ठीक है, उसमें ठेसा है, बाजरी की रोटी है और पेट की आग बुझाने के लिए, और आपने उसको जो है मुल्क की मईशत से जोड़ा है, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन ये जो जुजियात है ये ऐसी होना चाहिए कि उसका कोई ना कोई जवाब अफसाने के अंदर हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें जो है वो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। शुक्रिया। और कोई साहब अगर इस तकरीर पर तबसरा करना चाहें? वैसे मैं समझता हूँ कि मौलवी नज़ीर सर ने तो एक एक लाइन पर जो है वो अपने अपने नजरियात को वहाँ पर पेश किया, ख्यालात को पेश किया, और मैं तो समझ रहा था कि शायद वो सिर्फ तनकीद ही के नुक्ते नज़र से वो देख रहे थे और उसमें से सब माल की खाल निकाल रहे थे, मगर कुछ जगह उन्होंने इतराफ किया कि यार यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें जो है वो सही लिखी है। मैं होता ही है, और ये इसीलिए तो ये नशिस्तें मुनक़िद की जाती है ताकि हमारी तहरीरों में जो है वो कुछ अगर कजी है, कुछ खामी है, तो वो निखार आए, और उसे हमें तनकीद बराए इस्लाह के ही नुक्ते नजर से लेना चाहिए, और सभी लोग ये लेते ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तहरीरों में निखार लाते। ये सिलसिला रवा है, और मैं समझता हूँ कि आखिरी कलमदार हमारी आज की नशिस्त के मोहतरम साबिर गौहर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी तकरीर पेश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।